जो लोगों ने संविधान को बनाया था, आज एक बार उनको देख लेते हैं। सुन लो लॉर्ड साहब, हम जब भी अपना संविधान लिखेंगे वो हमारा संविधान होगा, हमारे लोगों के द्वारा बनाया गया होगा, उसमें तुम्हारा इंटरफेरेंस नहीं होगा। पीआरएसटीवी क्या होता है सर? पीआरएसटीवी आदित्य सर ने बताया भी है पहले भी कई बार, और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी दिख रही है यहाँ पे? ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है 208 वाली, हमारे देश का पहला डोमिनियन लेजिस्लेचर है ये, हमारे देश का फ्री इंडिया का पहला पार्लियामेंट है ये। तो अभी हम करवा रहे हैं संविधान का इनैक्टमेंट। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। सेकंड चैप्टर पे हैं हम। यहां पढ़ेंगे आज से पॉलिटी का, हम कहते हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्डिंग शुरू हो रही है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना सीख रहे हैं जो लोगों ने संविधान को बनाया था। आज एक बार उनको देख लेते हैं कि वो लोग चुन के कैसे आए थे। कुल मिला के ये भी काफी कुछ आप कहोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट तो है। क्यों पढ़ना जरूरी है? पहली बात तो ये बताओ। चैप्टर 2 है, आगे चलते हैं सीधे पॉलिटी पे, क्या दिक्कत है? नहीं, इंपॉर्टेंट है, जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान सभा ने जब ये संविधान बनाया था तो उन्होंने कुछ कुछ यहां पे फिलॉसफी दी थी, कुछ सिद्धांत दिए थे इस संविधान में क्या होना चाहिए, हमारे आगे आने वाला भारत जो होगा वो किन वर्गों की सुरक्षा करेगा, कौन से ऐसे लोगों की जो गरीब रहे हैं, जो निचले गए, जो हमेशा निचले रहे हैं, जो हमेशा दबाए गए हैं, तो उनका उत्थान कैसे रखना है, सबका ध्यान रखना है। ट्राइबल अफेयर्स हो, कोई भी हो, हर चीज में हमारे संविधान ने ये कल्पना कर रखी थी कि किसी भी समय में कैसे भी समाज में कोई भी वर्ग हो सकता है जिसको की दिक्कत आ सकती है। तो अगर हमारा जो इंडियन पॉलिटी है कुल मिला के ये पूरा का पूरा हमारा देश ऐसे चले कि सबका सामरिक विकास हो सके, ठीक है, इसलिए पढ़ रहे हैं चैप्टर। लग रहा होगा हैवी वर्ड्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। अभी अभी कुल मिला के हम समझेंगे कि जब इंडिपेंडेंस हो रहे, जब हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, तब उसके बाद से लेके जो 1951 पहले इलेक्शन तक हमारा देश का जो उस समय तौर तरीका था कैसा रहा है, क्या उस समय दिक्कतें आई हैं। 47 से लेकर 51 तक अपना इलेक्शन पहला हो गया, सब कुछ हो गया, तब तो आगे अपनी कहानी बढ़ गई, ठीक है। पर इस बीच में जो हमारे पास दिक्कतें आई, जैसे संविधान हमारा बना है, जिन जिन हालातों में, जिन जिन तरीकों से, एक बार उसको देख लेते हैं क्या हुआ क्या है, ठीक है। आपको वापस से वही करना है, अपनी पेन कॉपी लेके बैठनी है, और अगर किताब है तो किताब के साथ पेंसिल, किताब पे पेन नहीं चलेगा, ठीक है, किताब पे पेंसिल चलेगी। आगे चलेंगे, अब से कहानी शुरू करेंगे। क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, ये तो आपका क्यूआर कोड है, अगर आप चाहो तो उसको स्कैन कर सकते हो, या आदित्य तिवारी सर यूपीएससी वाला अंडरस्कोर बीच में कहीं है यहाँ पे, तो एक बार उसको ध्यान रखना, उसको सर्च करके यू कैन ज्वाइन। यहाँ पे हम अपना लाइव, यहाँ पे अपना डिस्कशन, यहाँ पे अपना सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं। चलो ठीक है जी, ओके। अब आगे चले हम कि सर क्या हुआ, कैसे, क्या सोचा गया, क्या होना था, क्या चाहिए था। आपने थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, मेरी पुरानी क्लासेस में वहां पे भी हमने सेम चीज पढ़ी थी। कहानी वही है कि इतिहास तो अब चेंज नहीं हो सकता ना, इतिहास तो वही रहा है। 34 में ही 1934 में, अभी 1935 अपने जीओआई एक्ट भी नहीं आया 1935 वाला, उस समय ही एक कम्युनिस्ट सर थे एमएन रॉय जी। तो इन्होंने कल्पना करी हुई थी कि एक ऐसी संविधान सभा अगर होती तो कैसी होती, जो हमारा संविधान लिखती, हमारा संविधान रचती खुद ही। अब चलो ये तो ये बोल ही रहे हैं, पर उसके पहले भी महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि मैं अपने देश में अपना संविधान चाहता हूं जो मेरे देश के लोग मिलकर बनाएं, मैं उसे मानूंगा संविधान। ठीक है जी, ओके। इन्होंने भी एक बार, एक ऑफिशियली इन्होंने पहली बार अपने उसमें पेपर में, अपने जर्नल में अपने लिख दिया था कि एक संविधान सभा हो तो सबसे बढ़िया हो। ठीक है जी, ओके। 1935 में आईएनसी ने, जो उस समय देश की एक इकलौती सबसे बड़ी पार्टी वही थी, क्योंकि वही एक पॉलिटिकली अपना पूरी बैटल लड़ रही थी आजादी का। चलो ठीक है, 35 में एक तरफ जीओआई एक्ट आ रहा है, वहीं पे आईएनसी कहती है, पहली बार एक डिमांड रखना शुरू कर देती है कि हमारा संविधान कहां है, संविधान का है, संविधान सभा, अभी संविधान छोड़ो, संविधान सभा दे दो पहले। तो संविधान सभा की जिक्र होना शुरू हो चुका है कि संविधान जब आए तब आए, ठीक है, पर संविधान बनाने वाली बॉडी को तो पहले लाए हम, वही तो लिखेगी सारी, वही तो बनाएगी सारी। उधर 1938, अब आप ईयर देखो, यहां ईयर, अगले ईयर में 1939 में यूरोप में कुछ कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? यूरोप में ऊधम होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 2, एडोल्फ हिटलर वो आक्रमण करने वाला है पोलैंड पे, सब काम, एक तरफ कहानी पूरी खत्म होने वाली है यूरोप की, तो उधर यूरोप में एक तरफ बैटल शुरू होने वाली है। इधर इंडिया में जो ब्रिटेन की सबसे इकलौती सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थे हम उस समय, और क्या थे, तो इंडिया में उस समय एकदम जैसे कहते हैं आक्रोश शुरू हो चुका है। आक्रोश कैसा है? 1938 में नेहरू जी कांग्रेस के बिहाफ पे पहली बार ये कहते हैं कि अब से, मैं एक बात कह रहा हूं और ये बात अटल सत्य है। सत्य क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारे आजाद भारत का जब भी बनेगा तब बनेगा, ठीक है, वो बनेगा कैसे? बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के। वो बनेगा एक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, बस। मतलब एक ऑफिशियली डिक्लेयर किया जा रहा है कि अंग्रेजों को चेताया जा रहा है कि सुन लो लॉर्ड साहब, हम जब भी अपना संविधान लिखेंगे
वो हमारा संविधान होगा, हमारे लोगों के द्वारा बनाया गया होगा, उसमें तुम्हारा इंटरफेरेंस नहीं होगा, उसमें हमारे लोग होंगे जो कि हमारा पूरा भारतवास, जो कि हमारे सारे भारतवासी उनमें से उन लोगों को चुन के भेजेंगे, उन लोगों को जो हमारा संविधान रचेंगे। चलो जी ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, जैसे तुम अपने यहाँ इंग्लैंड में करते हो, सबको वोट देने का अधिकार देते हो ताकि तुम्हारे यहाँ लोग ऊपर जाएं, एमपी बने और जाके वहां पे अपना पार्लियामेंट में अपना एक्ट वैक्ट पास करें, सेम हमें चाहिए। हमारे यहाँ भी सेम चीज होगी, लेकिन जब होगी तब जब भारत आजाद हो जाएगा, बिना तुम्हारे मतलब के, कोई तुम्हारा इसमें बीच में सुनवाई नहीं सुनेंगे। अगले ही साल 1939 में यूरोप में तो वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया, आईएनसी ने भी इसको एडॉप्ट कर लिया। आईएनसी ने कहा हाँ ये तो बात सही गई, अब नेहरू जी ने बोली तो सही बोली होगी, चलो ठीक है, बात सही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान जब भी लिखा जाए तो हमारे लोगों द्वारा लिखा जाएगा। अंग्रेजों को बात पहुंचवा दी गई। अंग्रेजों को थोड़ा समय लग गया, उन्होंने कहा एक तरफ पहले वॉर ही लड़ लें, पहले या इनको देख लें क्या करना, क्या दोनों तरफ से हार रहे हैं। तो 1940 में पहली बार ब्रिटेन ने कहा हाँ ठीक है, सुन ली तुम्हारी बात, मान ली, ठीक है सही कह रहे हो। अब इन्होंने मानी कैसे? इन्होंने मानी ऑगस्ट ऑफर के दौरान। ऑगस्ट ऑफर मतलब ब्रिटेन ने एक ऑफर दिया कि देखो हम कितने बड़े आदमी हैं, हम तुम्हें एक ऑफर दे रहे हैं। ऑफर में क्या है? ऑगस्ट ऑफर में ब्रिटेन ने पूरी तौर से इस डिमांड को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। ये बोला कि अच्छा संविधान चाहिए था, ले लेते पहले ही संविधान, हमसे अभी अभी तक क्यों लड़ रहे थे इतना। हमने कहा नहीं, संविधान जब लेंगे वो हमारा होगा, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का होगा। इंडिपेंडेंट इंडिया में से चुने हुए जो डायरेक्ट फ्रेंचाइज के द्वारा जो लोग चुन के जाएंगे वो लोग संविधान लिखेंगे। इसका मतलब है जो साहब बैठे हैं यहाँ पे, इनका नाम है लॉर्ड, ओहो भगवान है ये, लॉर्ड लिनलिथगो। तो अब ये जो कोट टाइप पहन के बैठे हैं बीच में, बढ़िया आदमी बन के बैठे हैं बाबूजी, तो ये समय देश के वाइसरॉय हैं, बड़े आदमी, सबसे बड़े आदमी जिस समय देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अब यही है। ठीक है जी, इनके सामने बैठ के इनसे सारे बैठे, नेहरू जी, जिन्ना जी, सब लोग बैठे, बड़े बड़े सारे सब लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। अब इनके सामने सबने बोल लिया कि हो गई बात खत्म आपकी, सुन ली बात आपकी, आपका अगस्त ऑफर जो है हम समझ गए कि अब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां टूट रहे हो ऊपर यूरोप में। तो इससे पहले कि आप हमसे और कोई समय वादे खींच लो हाथ से, हम ये वादा अब आपसे ले रहे हैं और हम इसको लौटाएंगे नहीं वापस। तो इन्होंने कहा मैं तो वादा दे ही रहा हूं ना आपको। लिनलिथगो ने वादा दे दिया कि ठीक है अगस्त ऑफर है आपका, अब आप ठीक है जीत गए। पर 1940 से 1942 के बीच में ब्रिटेन अकेली लड़ाई लड़ रहा था पूरी दुनिया से, जर्मनी से, इटली से, ठीक है। अब इस समय पे इस दौरान में सीधे एकदम से ये नहीं आते स्टैफर्ड क्रिप्स जो नाम लिखा हुआ है, नहीं। इस बीच में क्या होता है कि इंडिया को बना दिया गया, क्या बना दिया गया, लिख लेते हैं यहां पे, पार्टी टू वर्ल्ड वॉर 2। समझ रहे हो क्या हुआ? ये वर्ल्ड वॉर जी नहीं लिखा है, वर्ल्ड वॉर जेड नहीं है, वर्ल्ड वॉर 2 है ये। मतलब ब्रिटेन ने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, पहले लड़ाई लड़ लेते हैं, और लड़ाई लड़ेंगे किससे? हिटलर से। हमारे पास सेना कहां है? इंडिया में खड़ी है। इंडिया में सेना कौन सी? जो इंडियंस की है। तो हमने कहा ये कैसे हो रहा है, तुमने हमें क्यों पार्टी बना दिया अपने वर्ल्ड वॉर 2 का, हमें बनना ही नहीं था। तो हमने कहा, तो इन्होंने कहा नहीं ये तो बनना पड़ेगा, इतना तो थोड़ा चाहिए। तो हमने कहा हमें नहीं, किससे पूछा तुमने, क्यों किया ये सब? हमसे बिना पूछे अपने आप साइन कराया है कि इंडिया लड़ेगा तुम्हारे बिहाफ पे, हम लड़ेंगे ही नहीं। तो इन्होंने कहा नहीं, इस समय हम पूरी, देखो तुम्हें वॉर कैबिनेट बनाएंगे, इस समय हम तुम्हें अपने एकदम पूरे अपने साथ बिठाएंगे और सारी इस समय लड़ाइयां लड़नी है, इस समय जीतना है भैया, इस समय हिटलर से जीतना है, ये करना है वो करना है। हमने कहा नहीं ये सब तुम फंसा रहे हो फिर से कहानी, हमें लंबी कहानी चाहिए ही नहीं इस बार। तो चलो ठीक है, लड़ते झगड़ते 2 साल और बीते। 42 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के अपने कैबिनेट के एक मंत्री, जो ब्रिटेन में रहते थे, ब्रिटेन के मंत्री, ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट में जाके बैठा करते थे, वो एक मंत्री थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स आए, स्टैफर्ड क्रिप्स इंडिया आए कि लाओ इन्होंने बहुत ज्यादा एकदम से उत्पात मचा रखा है, तो अब जाके इन्हें सॉल्व कर देता हूं मैं। ये बड़े आदमी थे, चलो आए यहाँ पे। जब ये आए तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है, अभी पहले वर्ल्ड वॉर 2 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सुनो तुम अभी इंडिया ऐसा है, नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी, जिन्ना, सबके सब सुनो बात हमारी, कि इस समय हमारा वर्ल्ड वॉर 2 एक बार खत्म हो जाए, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा, हम एक ड्राफ्ट प्रपोजल आपको आज ही दे रहे हैं। एक ड्राफ्ट प्रपोजल माने क्या होता है? ब्रिटेन गवर्नमेंट का ड्राफ्ट अभी जस्ट लिखा है, अभी मान लो इसको, इसमें चेंजेस और चाहिए होंगे तो कर देंगे, ड्राफ्ट है खाली। इस ड्राफ्ट प्रपोजल में हम लिखा हुआ है कि हम आपका इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनवाएंगे, अडॉप्ट करवाएंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। हमने कहा तुम यार, तुमसे कितनी बार कुछ भी मांगते, तुम कुछ भी दे देते हो, तुम दिमाग तुम्हारा ठिकाने है कि नहीं? हम नहीं मानेंगे। हम बोल रहे हैं कि हमें आजाद भारत का, आजाद संविधान सभा से बना हुआ आजाद संविधान चाहिए। इसमें आजाद कितनी बार आया? 3 बार आया। और तुम क्या कह रहे हो कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा तब हम जो है थोड़ी हम जीत लेंगे तो तुम्हारा संविधान बनवा देंगे। इधर इस समय पे हमारे मुस्लिम लीग अड़ गई, कह रहे ये क्या बात हुई, तुम इंडिया कर रहे हो, हम लोग कहां जाएंगे? तो मुस्लिम लीग ने कहा मैं नहीं मानता,
ये अगस्त, ये वाला, ये जो क्रिप्स मिशन जो आया है, बिल्कुल जाए भाड़ में, हमें बात ही नहीं करनी। ये था क्रिप्स मिशन, खत्म हो गया। क्रिप्स मिशन अपना मिशन फेल हो गया, चले गए वापस। अब एक 2-4 साल और बीत गए, 46 हो गया। 46 में क्रिप्स साहब ने कहा मैं अकेले गया था तो मैं हार गया, अब मैं अकेले नहीं जाऊंगा, बहुत बेइज्जती होती है, बहुत लोग डांटते हैं। तो अब ये मंत्री साहब अपने साथ 2 और मंत्रियों को लेके आए, यानी कि इस समय इसको बोला गया कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन क्यों? क्योंकि ब्रिटेन सरकार के 3 मंत्री लोग आए थे, कैबिनेट के मेंबर्स थे ये लोग, ब्रिटेन की सरकार के मंत्रिमंडल के लोग। तो अब एक कैबिनेट मिशन आया। यहां पे आपको नेहरू जी दिख रहे हैं, ये जिन्ना जी खड़े हैं, और ये तीनों हमारे इंग्लैंड के लोग हैं जो वहां से देखो वो हाथ में पाइप लगा के आए, एकदम हुक्का वाला पाइप भी है क्या। चलो ये लोग आ गए। इन्होंने कहा एक और हमारे पास एक और स्कीम है। हमने कहा क्या है इस बार? कि इस बार स्कीम तुम्हारे लिए तुम्हें अच्छी लगेगी सुनने में, सुन लो बस। तो हमने कहा सुनाओ पहले। हमने कहा सुनेंगे, एक एक करके सुनेंगे, बोलते जाना। तो अब इस बार जो संविधान सभा के लिए जो क्रिप्स मिशन जो आया, क्रिप्स मिशन तो हमने माना ही नहीं, फेल कर दिया। हमने कहा अब जो कैबिनेट मिशन आया है, जो 3 लोग आए हैं, 3 मंत्री लोग, यानी ये ज्यादा लोग ज्यादा डिस्कशन करके आए हैं, तो इनकी बात सुनते हैं एक बार। क्या है कैबिनेट मिशन प्लान, क्या है, क्या चाह रहे हैं ये लोग। तो इनके कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारी क्या बनी, हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ संविधान सभा। संविधान सभा कैसी दिखेगी, कैसी बनेगी। ये जो लोगों की आप फोटो देख रहे हो, जिसमें बीच में नेहरू जी हैं, जिसमें पटेल जी हैं, जिसमें सारे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हैं, बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता जो हमारे संग्राम के जो नेता रहे हैं, जो पूरी पूरी लड़ाइयां लड़ी हैं, जेलों में रहे हैं, जो संविधान सभा के मेंबर बने हैं, ये लोग कैसे आए, जिन्होंने संविधान लिखा है। ठीक है, हम इनके बारे में अभी जान रहे हैं कि ये लोग यहाँ इकट्ठा कैसे हुए हैं एक ऑफिशियल संविधान सभा के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने कहा कैबिनेट मिशन प्लान ने कि इंडिया तुम्हारा है। हाँ, हमने कहा हमारा ही है, कभी नहीं देंगे। ठीक है, ओके। तो इन्होंने कहा जो तुम्हारा इंडिया है, मान लो तुम्हारा इंडिया को हम एक रफ मॉडल में बना रहे हैं। कैसा इंडिया है? ये इंडिया है, ऐसा करके बना लेते हैं। चलो ठीक है, अब इस इंडिया में कुछ कुछ पोर्शन है जो ब्रिटेन का है। ठीक है, ये वाले पोर्शन है, ये वाले पोर्शन है, ये वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन। तो जो आपको येलो येलो दिख रहा है, दैट इज ब्रिटिश। ठीक है, अब बात सुनना ध्यान से। ये जो येलो येलो है, ये तो ब्रिटिश है। ये काफी सारे मतलब 11 प्रांत हुआ करते थे ऐसे, बंगाल, बिहार, NWFP, पंजाब, हमारा बॉम्बे, मद्रास, असम, सारे ऐसे वाले जो पीले पीले जो आपको दिखाऊंगा, ये वाले कहलाएंगे ब्रिटेन के प्रोविंस। ठीक है, इन ब्रिटेन प्रोविंस में से 296 लोग चुन के जाएंगे। 296 लोग, 296 का भी फिगर मैं लिखूंगा 292 + 4 ऐसे करके। ठीक है जी, अभी बताऊंगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो 292 + 4 का ये 200 ऐसे इस पूरे पीले पीले जगहों से आएंगे जो ब्रिटेन के अंडर थे, ये सारा का सारा एरिया, इसमें से आएंगे 296 लोग। और जो बचे हुए 93 हैं, ये 93 क्या है सर? ये 93 हैं ऐसे ऐसे बीच बीच के एरिया, बीच बीच हैदराबाद हो गया, कोई और रीजन हो गया, जिसमें अपना राजा छोटा मोटा बैठा करता है, और राजा कुल मिला के इन पीले वाली जगहों को हफ्ता देता है, किराया देता है अंग्रेजों को। ये राजा अभी यहाँ राज कर रहा है। ठीक है, इस राजा के पास अपनी हो सकता है थोड़ी बहुत अपनी दरबार है, अपना अपना पूरा उसका एक कोर्ट है अपना, उसमें राजा अपना पूरी बैठते हैं, बातें करते हैं, लोगों से मिल मिलाप करते हैं, उनके अपने अपने बीरबल सब जगह हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे 93 ऐसे जगह हैं जिनमें से 93 सीटें निकलेंगी। ये 93 सीटें निकलेंगी, इन्हें हम बोलेंगे क्या? प्रिंसली स्टेट्स। ये कैबिनेट मिशन ने बताया, कैबिनेट मिशन ने कहा ये प्लान है हमारे पास, इसको सुन लो, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, इस समय मुस्लिम लीग कह रही है कि हमारा एरिया कौन सा है, तो इन्होंने कहा तुम्हारा एरिया भी इसी में, देख लेना अभी तुम्हें दिख जाएगा। कैसे कैसे? कि यहां जो NWFP जो होता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलोचिस्तान, ब्रिटिश बलोचिस्तान, ये भी पहले ब्रिटेन का ही था, तो इसमें से भी लोग चुन के आ रहे हैं और ये तुम्हारे एरिया के लोग होंगे। चलो ठीक है, फिर आगे बात करी। इन्होंने कहा जब हम ऐसी सीटें बांट रहे हैं, जब हम ऐसी सीटें बना रहे हैं ये जो तरीके से, तो 296 और 93 कुल मिला के 389 जो हमारा फिगर बन रहा है, ये फिगर ऐसे बन रहा है कि 10 लाख पे, 10 लाख लोगों पे एक सीट बन रही है। मतलब कुल मिला के 10 लाख हम एक प्रोपोर्शन बना के लाए हैं। कुल मिला के इंडिया की आबादी उस समय 38-40 करोड़ के आसपास लगभग है, तो हम मान के चल रहे हैं कि एक सीट 10 लाख लोगों के ऊपर है। 10 लाख लोगों ने चुन के भेजी, भले ही चुन के नहीं भेजी है, अभी चुन के नहीं भेजा, देखना अभी बिल्कुल चुनवाया तो है ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि हमने अभी तक तुम्हें जो जो दिया है, ये तुम्हारी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के हिसाब से दिया है। बंगाल में ज्यादा लोग हैं, असम में ज्यादा लोग हैं, तो वहां से ज्यादा सीटें आ जाएंगी, ऐसे कुल मिला के हम बना रहे हैं। चलो ठीक है, हम जब ये सीटें आपको दे रहे हैं, तो हम ये सीटें दे रहे हैं कुछ कुछ रिजर्वेशन पे। कैसे? मुस्लिम, सिख और जनरल पॉपुलेशन। जो याद करो, गांधी जी और अंबेडकर जी का एक पैक्ट हुआ था। कौन सा पैक्ट? नाम बताना जरा। उस पैक्ट में बोला गया था कि हिंदू इलेक्टोरेट सेम रहेगी। ठीक है, हिंदू इलेक्टोरेट मतलब पूरा, उस समय जनरल, उस समय ओबीसी, उस समय एसटी, उस समय एसटी, सारे डिप्रेस क्लासेस, सबके सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे। चलो ठीक है, ओके। जनरल प्रपोर्शन,
जनरल लोग, मुस्लिम के लिए अपनी सेपरेट सीट और इनके सिक्स के लिए अपनी सेपरेट सीट। चलो ठीक है, ये जो चुनाव हो रहा है इट इज अ पीआरएस टीवी। पीआरएस टीवी क्या होता है सर? पीआरएस टीवी आदित्य सर ने बताया भी है पहले भी कई बार, और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। और ये आगे बताऊंगा, इसको बहुत अच्छी प्रोसेस होती है इसके अगले चैप्टर में जब हम आगे राष्ट्रपति पढ़ेंगे। ठीक है, पीआरएस टीवी मेथड बस लंबा होता है, बस ये जान लो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब आप ये चुनते हो कि मुझे ये एबीसी तीन अगर ऐसे कुछ अगर प्रतिनिधि में से मुझे एक कोई चुनना है, तो मैं सबसे पहले मैं ए को चुनूंगा, और ए नहीं मिले तो मैं बी को चुनूंगा, बी नहीं मिले तो सी को चुनूंगा। उसको कहते हैं पीआरएसटीवी मेथड। चलो, अब जो बचे हुए लाल आपको दिख रहे हैं, ये प्रिंसली स्टेट्स हैं सारे के सारे, राजे रजवाड़े अपने। तो इन राजे रजवाड़ों को इजाजत दे दी, छूट दे दी कि क्योंकि हमने तुम पे कभी शासन नहीं किया, ये लाल लाल अपने लाल लाल रहे, बस ये चुपचाप जाके पैसा पहुंचा जाते थे, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन ये लाल लाल को बोला कि तुम अपने हिसाब से तय करो कि तुम्हारे यहां से कौन व्यक्ति आएगा, नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। मतलब ये जो 93 लोग हैं, ये सब राजे रजवाड़े अपने कोई अपने मंत्री को भेज रहे थे कि तुम होशियार हो यार, तुम पढ़े लिखे, तुम्हें इंग्लिश आती है, जाओ जाके बैठना, जाके बातें करना हमारे हिसाब से। चलो ठीक है, इसका मतलब ये जो संविधान सभा है यहां पे जो खड़ी हुई है, ये संविधान सभा पार्टली तो नॉमिनेटेड है, ठीक है जी, और पार्टली इलेक्टेड है। इलेक्शन क्यों बोल रहा हूं मैं और नॉमिनेशन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये पीले पीले जगहों से तो चुनाव हो रहे हैं, लोग चुन के आ रहे हैं, पर सारे लोग वोट नहीं देते हैं। वोट कौन देता है? जो इतना कम से कम टैक्स भरे, जो इतना कम से कम प्रॉपर्टी दे हो जिसके पास, जो कम से कम इतना पढ़ा लिखा हो। तो ऐसे कुल मिला के मतलब ये मान लो 10% आबादी के आसपास लोग वोट दे रहे थे, कि वो चुन पा रहे थे कौन कौन से लोग चुन के जाएंगे अपनी संविधान सभा में। चलो ठीक है, कुल मिला के दिया, संविधान सभा बनाने का थोड़ा बहुत तो मैटर समझ में आ गया कि कहानी लंबी अभी चलने वाली है। अच्छा, जब ये चलने वाली थी कहानी हमारी, यहां पे आप ये समझो अब इलेक्शंस हो रहे हैं संविधान सभा के। ये इलेक्शन जो हुए हैं, ये हुए हैं आजादी से पहले ही। ऐसा नहीं कि आजाद होने के बाद हमने सोचा लाओ अब चुनाव करा लें, संविधान सभा बन जाएगी। नहीं, हम आजाद होने से पहले ही हमने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी कि हम आगे अब कैसे बैठने वाले हैं, कौन सरकार चलाएगा, कौन लोग होंगे। इलेक्शन हुए, ठीक है। अब इलेक्शन में आप ये देखो, जो इधर हमने दिया था, नहीं 293 नहीं 296, तो 296 इन सीटों पे तो चुनाव हुए, इन पे तो सीट्स वर इलेक्टेड, ठीक है जी। अब ये सीटों पे चुनाव होते हैं, इन सीटों में यानी इन जगहों से जो लोग आ रहे हैं, वहां पे चुनाव कौन लड़ रहा है? चुनाव लड़ रहे हैं आईएनसी के मेंबर्स, लोग सब, ये जो उस समय के हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लोग थे, नेहरू जी हों, पटेल जी हों, या खान अब्दुल गफ्फार खान जी हों, खान समद खान जी हों, के एम मुंशी जी हों, कोई भी एन गोपाला स्वामी जी हों, बड़े बड़े नेता लोग, ठीक है। अब इन 296 में से 208, सुनना ध्यान से, आईएनसी, कितना बड़ा नंबर है। आईएनसी अकेले जीत गए, इकलौती पार्टी थी, उसी के नेता लोग सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहे थे, उसी के पार्टी के नेता सबसे ज्यादा लोग जेल जा रहे थे, पूरे पूरे आंदोलन कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, वो जीत गए, ठीक है जी, ओके। मुस्लिम लीग ने भी अपने थोड़े बहुत ट्राई मारे। मुस्लिम लीग ने अराउंड 70-73 के आसपास, 72-73 इन्होंने अपनी सीटें बचानी जोड़नी चाहिए। तीसरे जो हमारे निकले, जो हमारे कुछ कुछ ऐसे छुटपैया लोग थे, उनको मिले 15 सीट्स, यानी ये थे इंडिपेंडेंट्स। इंडिपेंडेंट माने क्या हुआ? इस समय कौन इंडिपेंडेंट लोग चुनाव जीत रहे हैं? इस समय हुए वो लोग जैसे यूनियनिस्ट पार्टी, जैसे कोई कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे कोई और सिख पार्टी, इसको लिख देते हैं कम्युनिस्ट, ठीक है। अब ये लोग हैं चुन के सिख पार्टी, ऐसे किसान कृषक प्रजा पार्टी, ये सारी ऐसे पार्टियां हुआ करती थी। कृषक प्रजा पार्टी, ये पार्टी का नाम लिख रहा हूं मैं बस आपको, तो खाली आपको बस समझ में आ जाए कि उस समय देश में पार्टियां और भी थी पॉलिटिकल पार्टी। पर सबसे बड़ी पार्टी कौन सी दिख रही है यहाँ पे? ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है 208 वाली, इस पार्टी ने कहा कि लो फर्स्ट विनर हम जीत गए, हम फर्स्ट। तो हमने कहा नहीं अभी रुक जाओ, देखना आपने क्या किया। आपने यहां पे 208 ये हो गए, 70-73 ये हो गए, और 15 ये हो गए। अच्छा, लेकिन इसमें एक नंबर तो मिस हो ही गया। मिस कौन सा वाला? लाल वाला। उसका क्या करेंगे? ये जो 93 हैं, वो प्रिंसली स्टेट, जो राजे रजवाड़े अपने कोई बीरबल भेजने वाले थे, वो कहां हैं? तो इन्होंने कहा हम हिस्सा ही नहीं ले रहे, हम नहीं खेल रहे। अभी हमें नहीं पता तुम लोग क्या चुनाव कर रहे हो, तुम लोग क्या करते हो, हम तो राजा हैं, हमारे थोड़ी चुनाव होता है, हम तो राजा आदमी, तो राजा रहता है हमेशा, राजा का बेटा राजा बनता है, राजा का उसका बेटा फिर वो राजा बनता है, हमारे का चुनाव होते हैं। तो 93 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इन्होंने कहा नो इलेक्शन, नो नॉमिनेशन एंड नो संविधान सभा, हम नहीं जान रहे, हम नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ। ये एक प्रॉब्लम
चलो ठीक है। ये प्रॉब्लम जो ऐसी निकली आगे तक, ये बढ़ती गई, थोड़ी बहुत हम सोचते गए कब तक इसको डील करना है, कितना डील करना है, थोड़ा सा देख लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, इनसे बात करके धीमे धीमे हम अपने मान जाएंगे, और जो नहीं माने तो सरदार पटेल तो हैं, वो हैंडल कर लेंगे इसको अकेले। चलो ठीक है जी, ओके। हमने ट्राई किया कि एक बार शुरू कर लेते हैं, काम धंधा शुरू करते हैं, बाकी आगे बात करेंगे। संविधान सभा का हमने चुनाव करवा दिया है। अब वो 208 नहीं, इसको पीले से नहीं, इसको लाल से नहीं पीले से ही लिखना है, वरना तुम कहोगे कि ये तो प्रिंसली स्टेट आ गए। नहीं, अब जो 208 प्लस 73 प्लस 15 ऐसे मान लो इसको, ठीक है। इसमें से मुस्लिम लीग ने कहा कि हम तो पहले ही हार गए, हम तो गेम शुरू नहीं हुआ, हम तो सरेंडर हो गए, कहाँ ये तिगुना नंबर, कहाँ हम 1/3 रह गए उनके पीछे, तो हम तो नहीं खेल रहे। तो इन्होंने कहा हमको काट दो अपने साथ, हम नहीं आ रहे आपके साथ। जो 15 इधर उधर से थे उन्होंने कहा हम पता नहीं मारे जाएंगे कि बचे जाएंगे, हमारा समझ में नहीं आ रहा, हमें भी नहीं समझ में आ रही। इन्होंने कहा अभी हमको होल्ड पे रख लो, हम देख लेंगे अभी। इन्होंने कहा हमको कैंसिल कर दो, ये मुस्लिम लीग है, इन्होंने कहा हमसे ये गेम नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, फाइनली हमने कहा मत आओ, भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए, हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो यानी संविधान सभा अपनी वर्किंग अपनी शुरू कर रही है। कैसे शुरू करी? आजादी से पहले ही, आजादी से 8-9 महीने पहले ही, 9 दिसंबर 1946, अभी 15 अगस्त 1947 आया भी नहीं है, पहले ही संविधान सभा ने चुनाव अपना करवा के अपने को यहां बैठवा लिया कि लाओ देखें करना क्या है यहां इनके यहां। तो अब जब ये आ गए, कौन लोग आए? कुल मिला के 207-208 लोग आए थे, बस यही लोग आए। चलो ठीक है। उस समय जो पहले हमारे उस समय के अध्यक्ष बने उस संविधान सभा के, सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ एल्डर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। हमने कहा मालिक बड़े आदमी आप हो, सबसे पहले ये हमने एक फ्रेंच प्रैक्टिस देखी है, जहां पे हम क्या करते हैं कि जब भी कोई संविधान सभा या कोई भी लोकसभा राज्यसभा जब भी कोई चुन के आती है, तो वहां पे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को, सबसे सीनियर जिसका एक्सपीरियंस होता है, हम उनको ऊपर बिठाते हैं। हम कहते हैं कि हाँ साहब ये फ्रेंच प्रैक्टिस है कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को, जिसका सम्मान है, जिसको हर कोई मानता है कि ये बड़े आदमी है, उनको ऊपर बैठा दो कि साहब आप इस समय के हमारे अध्यक्ष हो और हमारा रियल अध्यक्ष चुनाव आप करवा दो। चलो ठीक है, तो रियल अध्यक्ष बाद में चुनाव हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी, ओके, बात खत्म हो गई। अब यहीं पे ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा तुम लोग सब बैठ गए यहां पे, बड़ी बात करूंगा, एक बहुत बड़ी बात करनी है मुझे। इन्होंने कहा क्या करोगे बताओ। तो इन्होंने कहा 4 दिन जैसे ही हो गए, इनका हमने चुनाव करवा दिया। हमने कहा नेहरू जी की बात सुनो पहले। नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं एक लेके आया हूं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ओके ठीक है जी, नाम अच्छा लग रहा है, इसमें है क्या? अभी आगे बताऊंगा क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को तुरंत हमने कहा ये बहुत ही बढ़िया चीज, मजा आ गया पढ़ के। तुरंत अगले महीने 22 जनवरी 1947 को हमने कहा डन करो इसको, ओके आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। हमने ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने यहां देखा, हमने इसकी झलक पाई अपने प्रियम्बल में। द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज फाउंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो आज का संविधान है उसका जो पहला पन्ना है, यानी उसकी जो उसकी उद्देशिका है, जो उसकी प्रस्तावना है, प्रियम्बल, उस पे दिखता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अच्छा ये कैसे हो गया? हम ये बता रहे कैसे हो गया। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ना, इसके कुछ ऐसे 8 पॉइंटर्स थे, मोटे मोटे पॉइंटर्स आपको याद होने चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आपको 8 वर्ड बाय वर्ड वर्बेटिम याद रहे, नहीं, जरूरत नहीं है। आप याद करो कि साहब मेरा जो ये संविधान सभा है, अब नेहरू जी यहां खड़े हुए हैं, सोचो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके अपने संविधान सभा में, इन्होंने कहा है मैं जवाहरलाल नेहरू इस संविधान सभा का मेंबर होने के नाते इस संविधान सभा के लिए कुछ एक प्रस्ताव लेके आया हूं, और यह संविधान सभा अब इन प्रस्तावों को मान ले कि हमारा देश आगे चलने वाला कैसा होगा। तो इन्होंने कहा है कि यह संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हर किसी के लिए एक उद्देश्य है, एक रिजॉल्व है, ये अपने अंदर एक हमने एक अपने आप से एक वचन दिया है खुद को, और ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसमें जो लिखा है यही का यही हमें चाहिए, ऐसा ही चाहिए। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है पहली बात तो इंडिया, सबसे पहले हम इंडिया एक सॉवरेन, ठीक है जी, सॉवरेन है हम इंडिपेंडेंट हैं हम, और हमारी संविधान सभा इंडिपेंडेंट, हमारी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसमें से पैदा हो रही है। संविधान सभा एक सॉवरेन बॉडी है जो इस देश के लिए सबसे अच्छा, सबसे बेहतर संविधान लेके आने वाली है। गुड, बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा है सुनने में। आगे बढ़े हमने कहा इस देश में, आजाद इंडिया में अभी इस समय जैसी भी टेरिटरी है, जैसी भी इसमें अभी इस समय क्षेत्राधिकार है, जैसे क्या क्या इस समय क्या क्या है, ब्रिटिश टेरिटरीज है इस समय जो हमने पीली दिखाई थी, वो जो बंगाल, बिहार, पंजाब, NWFP, बलोचिस्तान, आसाम, सारे के सारे, मद्रास, बॉम्बे, ये सारे ऐसे 11 प्रोविंस। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे, वही राजे रजवाड़े जो अपना अपना सामान समेटना चाह रहे हैं कि बचें कि जाए क्या करें। तो अब
ये प्रिंसली स्टेट्स हो गए। और ऐसी आने वाली कोई फ्यूचर की टेरिटरी, कि एक टेरिटरी अगर जो फ्यूचर में हम कोई एक्वायर कर लें, जैसे मान के चलो अभी तक ऐसा हो रहा था कि हमारे देश में खाली अंग्रेज नहीं थे, अभी तो आजादी हमने अंग्रेजों से ली है, अभी तो पुर्तगाली बैठे हुए हैं, अभी तो फ्रेंच बैठे हुए हैं, उन्हें भी तो भगाना लौटाना है। तो अभी वो टेरिटरी जैसे गोवा है, पौंडीचेरी है, तो ये टेरिटरी जो है, ये टेरिटरी तो ब्रिटेन की है ही नहीं, ये टेरिटरी प्रिंसली स्टेट की भी नहीं है, ये टेरिटरी पुर्तगालियों की है, फ्रेंच की है, तो अभी इनको भगाएंगे हम। तो इसका मतलब है कि अब ये फ्यूचर टेरिटरी हम एक्वायर करने वाले हैं। ठीक है, अब ये तीनों टेरिटरी मिला लो आप, ब्रिटेन की मिला लो, जो ब्रिटेन की अपनी है अभी सारे प्रोविंस प्रांत जिसमें गवर्नर लोग बैठते हैं, ठीक है, प्रिंसली स्टेट मिला लो जिसमें राजे रजवाड़े बैठते हैं, ठीक है, और ये फ्यूचर टेरिटरी आगे आने वाली, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? हम सब एक हैं, हम ना हिलने वाले, हम अब एक साथ में रहने वाले हैं। ठीक है, ओके। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा, मैं एक चीज और ये बोलूंगा कि अब जो ये टेरिटरीज हैं, इन टेरिटरीज के पास हम इनको उठा रहे हैं, अगर अपने अंदर ले रहे हैं तो हम इनको कुछ पावर देंगे। ठीक है जी, गुड, पावर देंगे इनको, क्योंकि अब टेरिटरी अगर हम ले रहे हैं, किसी प्रांत को अपने अंदर कर रहे हैं, ये प्रिंसली स्टेट है, किसी तरह इसको मान मनवार करके साम दाम दंड भेंट से हम इसको अंदर कर रहे हैं अगर, तो इसको हम कुछ पावर दे रहे हैं। ये पावर आप ऑटोनॉमस हो, आप जैसा चाहो वैसे चला लो, बात सुनना पूरी, आप ऑटोनॉमस हो, ठीक है। हम प्रिंसली स्टेट, आपका भोपाल, आपका प्रिंसली स्टेट हमने ले लिया अंदर, कर लिया आपने, ठीक है। अब ये प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल आज से एक हमारे यूनियन का हिस्सा है। अब इस यूनियन के हिस्से में भोपाल में जो भी पावर्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो भी लेना होगा आप ले सकते हो, बस वही लोगे जो एक उस समय स्टेट ले सकता है। बाकी एक्सेप्ट फॉर वो पावर्स, कुछ ऐसी शक्तियां होंगी जो कि बड़े भाई के लिए होंगी, पावर्स ऑफ सेंटर। समझे बात को? क्या हो रहा है यहां? हो रहा है कि हमने बता दिया तुम पे पावर है, पर तुम पे वही पावर है जो हम तुम्हें दे रहे हैं छोटे भाई होने के नाते। हम क्योंकि बड़े भाई हैं, इंडिया एक बड़ा संघ होने वाला है, इंडिया बड़ा यूनियन होगा, तो यहां पे हम कुछ पावर अपने बड़े भाई के पास देखेंगे, सेंटर के पास देखेंगे। जैसे डिफेंस पूरे देश भर का, जैसे पूरे देश भर का रेलवेज, जैसे पूरे देश भर का एयर ट्रेवल, हवाई यात्रा, तो जैसे बड़े बड़े काम है, ये हम किसी प्रांत के हाथ में नहीं देने वाले। हम ये काम अपने पास रखेंगे, सेंटर के पास। तो तुम्हें पावर मिल रही है, तुम अपने पावर से अपने हिसाब से कुछ काम धाम शुरू कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, पर बड़ी पावर बड़े भाई के पास, बस साफ बात। चौथी चीज, आप ये जो पावर देख रहे हो, हर तरफ पावर वर्ड जो मैं बोल रहा हूं इतना, ये नेहरू जी बोल रहे हैं संविधान सभा में 4 दिन बाद ही, संविधान सभा के पहली बार बैठने के बाद। ये जो भी पावर आप यहां देख रहे हो टेरिटरीज की, चाहे पूरे इंडिया की, ये सारी की सारी पावर का जो सोर्स है, जो जिसे हम कहते हैं कि जो इसका लाइफ वेक्टर है, वो कौन है? वो है पीपल, इस देश की जनता। इस देश की जनता है पावर, ना कि कोई अद्भुत, कोई अलौकिक, कोई राजा नहीं। इस पूरे सिस्टम की, इस पॉलिटी की जो पावर आने वाली है, पावर आने वाली है वी द पीपल, वी द पीपल। बस हम और आप से पावर मिली है इस देश की सरकार को, इस देश की यूनियन को, इस देश के संघ को, और इस संघ के जितने भी छोटे मोटे यूनिट्स हैं, चाहे कोई स्टेट हो, चाहे कोई लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे पंचायत, जो भी हो, हम नहीं जानते, पर सारी की सारी पावर का सोर्स क्या है? द पीपल ऑफ इंडिया। समझे बात को? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके जी। आगे हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे डिप्रेस्ड क्लासेस हों, ठीक है, हम जितने भी हमारे यहां पे ऐसे कुछ माइनॉरिटीज हों, सारी की सारी चीजें, जितने जितने हमारे यहां पे लोग ऐसे हैं जिनका कि कोई सोच नहीं पा रहा है, जो कि पीछे रह गए हैं, जो जिनकी की आवाज में दम नहीं है, माइनॉरिटी है, उनकी कोई आवाज, ज्यादा लोग हैं ही नहीं, कम लोग हैं, तो हम सबका वेलफेयर याद रखेंगे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे वर्ड आपको लिखने हैं इसी फॉर्म में। पावर का पहले दिखाया कि पावर दे रहे हैं, पावर का सोर्स कौन है? सोर्स पीपल ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब ये पावर से हम करेंगे क्या? इस पावर से हम भलाई करेंगे, किनकी? डिप्रेस क्लासेस की, उन ट्राइबल लोगों की, उन माइनॉरिटीज की जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम अब एक आजाद भारत है, ना कि किसी की गुलामी, ठीक है। तो अब हम सबका वेलफेयर लेके साथ चलेंगे। गुड, आगे चले हम, हमने कहा अभी और भी बची है, हमने कहा कितनी? 6 हो गई, 5 हो गई, ठीक है, तो 6। एक पावर और इन्होंने कहा कि ये याद रखना, हम जो भी आगे अपना फैसला लेंगे, हम ये फैसला लेंगे जब हम किसी को जस्टिस दिलवा पा रहे हो, जस्टिस, लिबर्टी, है ना, इक्वालिटी। हम इस पावर का उपयोग इस अंदाज से करेंगे कि हम सबको आजादी दें,
हम सबको न्याय दें, हम सबको बराबरी दें, हम सबको ईमानदारी दें, हम सबका भला सोच सकें, हम वैसी पावर बनेंगे, हम वैसी पावर अपनाएंगे। गुड, ये अपने प्रियम्बल में छलकता है ये चीज, ठीक है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, हर चीज की जस्टिस हम दिलवाएंगे। अगली चीज, हम इंडिया अपनी टेरिटरी का, अब जो हमारी टेरिटरी है, इस पूरी टेरिटरी को हम एक जगह पे लिख रहे हैं। इस पूरी टेरिटरी, चाहे इस टेरिटरी में क्या क्या होते हैं, लैंड, सी, एयर, ठीक है, मैरीटाइम, कोई भी अपनी, हम इसका प्रोटेक्शन खुद करेंगे, कर लेंगे। हमारे पास डिफेंस है इसका, और हम डिफेंस, और हम कोई और भी, अगर हम और कोई नई टेरिटरी एक्वायर करते हैं, हम कोई नई चीज करते हैं, तो हम ऐसे करेंगे जैसे सिविलाइज्ड नेशन डील करते हैं। सिविलाइज्ड नेशन जैसे डील करते हैं, हम कोई जंगली नहीं बनेंगे, हम कोई उपद्रव नहीं करेंगे, जाके किसी की टेरिटरी हथियाएंगे नहीं, जाके किसी के घर को उजाड़ेंगे नहीं, हम वो काम नहीं करेंगे। हम इंडिया अपनी टेरिटरी को डिफेंस करते हुए औरों के साथ भी हम ऐसे बात करेंगे जैसे सिविलाइज्ड नेशन बात करते हैं। ठीक है जी, ओके। एक और इन्होंने कहा, एक चीज और, हम इंडिया हैं, हम भारत हैं, हम सोने की चिड़िया थे, हम मुगल से पहले, हम अशोका एम्पायर था हमारा, विश्व में सबसे बड़ा हमारा मगध एम्पायर था, मौर्य एम्पायर था हमारा गुप्ता एम्पायर था हमारा, हर्षा एम्पायर था हमारा। तो हम अपना वो पास्ट याद रखेंगे, और हम अपनी जो राइटफुल प्लेस है, जो हमारी सही और उचित प्लेस है, राइटफुल प्लेस, हम उसको वापस पाएंगे। राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, जो हमारी सही और उचित प्लेस है, हम उसको वापस हासिल करेंगे। साथ ही हम कंट्रीब्यूट करेंगे, कहां विश्व में, कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल, विश्व में शांति के लिए, ग्लोबल पीस एंड ह्यूमन वेलफेयर, पूरी हम इंसानियत की भलाई सोचते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो नेहरू जी ने बोला था कि अब संविधान सभा आप लोग आ गए हो सारे के सारे, ये सुन लो। पहले सबसे पहला काम हमें याद रखने हैं, हम जो भी करेंगे, हम ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव, ये दिन, ये अपने मन में ये मानते हुए, ये रेजोल्यूशन हमें याद रखने हैं, हम इसको भूलेंगे नहीं कभी भी। ठीक है जी, ओके। संविधान सभा ने कहा वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। अब जब ये मजा इतना आ रहा था, तो इस समय इन्होंने कहा हाँ मजा तो आ रहा है। इस समय पता कौन कौन देख रहा है? अभी संविधान सभा को बने हुए 4 दिन हुए थे, 9 दिसंबर को पहली बार बैठी हुई थी, 13 दिसंबर को इन्होंने अपना ये इन्होंने बोला। इसी समय याद रखना, मुस्लिम लीग और इधर हमारे इधर हमारे प्रिंसली स्टेट्स, अब प्रिंसली स्टेटों ने देखा कि मरे, ये तो अब ऑफिशियल हो गए हैं, संविधान सभा अब ऑफिशियल हो गई है, अब ये ऑथेंटिक हो गई है। इधर मुस्लिम लीग ने कहा कि बातें अच्छी लग रही हैं, जैसी भी हो बातें बढ़िया हैं, भले पसंद आए नहीं आए पर लेकिन वेरी गुड, बात नेहरू जी वेल प्लेड, बहुत बढ़िया। तो दे ज्वाइन, इन्होंने ज्वाइन कर लिया, किसने? जिन्ना जी के लोगों ने। मुस्लिम लीग ने कहा कि बहुत बढ़िया, मजा आ रहा, बातें बढ़िया लग रही है, चलो आ गए। इधर प्रिंसली स्टेट, पहले शुरू में 6 प्रिंसली स्टेटों ने ज्वाइन कर लिया, धीमे धीमे। अब यार इन्होंने कहा बहुत मारेंगे नहीं तो बाद में ये छोड़ेंगे नहीं, और बहुत घुमा घुमा के मारेंगे, नहीं आएंगे तो फिर क्या ही कर लेंगे, तो ये आ गए। अब याद रखना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था 1947 में, जब ब्रिटेन ने हमको आजादी दी थी अपनी पार्लियामेंट में पास करा के, कि नाउ इंडिया इज फ्री। अब जब इंडिया इज फ्री, पाकिस्तान की बात नहीं हुई है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में इंडिया पाकिस्तान दोनों की बात कर दी, पर उन्होंने कहा मोटी मोटी बात में इंडिया फ्री, हमारे हाथ से गया इंडिया, चलो जाओ। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में कुछ चेंजेस किए। क्या चेंज किए? हमारी संविधान सभा को पहली बार तो बनाया, असेंबली जो हमारी है वो एक फुली सॉवरेन बॉडी है। एक सोच के देखो ना आप, कि आप किसी के चंगुल से आजाद हुए हो, सबसे पहला काम आप क्या करोगे? खुद को आजाद डिक्लेयर करोगे ना, खुद को आजाद घोषित करोगे कि भाई मैं उस आदमी से आजाद हो गया हूं, बस अब मेरा काम हो गया, बाकी अब मैं काम आगे शुरू करूंगा, पर पहले लोगों को बताना शुरू करूंगा कि मैं आजाद हूं, मैं आजाद हो गया हूं, मेरी सुन लेना। ठीक है, ओके, पहला काम ये। दूसरा काम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने बोला था कि संविधान सभा जो है, ये संविधान सभा पे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आने वाली है। क्या जिम्मेदारी आने वाली है? कि तुम तो एक तो संविधान बनाओगे, यही संविधान नाम तुम्हारा इसीलिए है भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरी चीज, तुम उस समय देश के ऑर्डिनरी लॉ भी तो चालू रखोगे। देश उस समय दिन तो जी रहा है ना, सुबह सूरज उग रहा है, रात को सूरज ढल रहा है, इस बीच में स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, हॉस्पिटल है, बैंक है, नौकरियां हैं, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे है। तो इन चीजों को चलाने, लिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए तुम्हें भी एक ऑर्डिनरी लॉ बनाने वाली बॉडी बनना पड़ेगा।
जब ऑर्डनरी लॉ बना रहे हैं, जब ये लोग दिन भर के रोजमर्रा के इंडिया के कामकाज देख रहे हैं, तो उस समय इस पूरी संविधान सभा को जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं कौन? जीवी मावलंकर जी। और जब संविधान सभा संविधान बनवाने का काम कर रही होती है, तो उस समय पे ये चेयर करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, हमारे देश का पहला डोमिनियन लेजिस्लेचर है ये, हमारे देश का फ्री इंडिया का पहला पार्लियामेंट है ये बाप अथॉरिटी है ये। आज भी सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि कोई भी पार्लियामेंट हो, चाहे आज की हो चाहे कल आने वाली हो, वो संविधान सभा से बड़ी नहीं हो सकती, वो संविधान सभा से बड़ी पावरफुल बॉडी नहीं हो सकती है जिसने संविधान रचा है, जिसने संविधान लिखा है। नहीं, तुम जितने पार्लियामेंट हो, भले ही तुम 550 में से 650 सीटें ले आओ, फर्क नहीं पड़ता है, बट यू स्टिल कैन नॉट बी मोर पावरफुल देन द पीपल हु क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज ट्रू, दैट मेक्स सेंस, ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस। ठीक है, संविधान सभा ने कुछ और भी काम कर रखे थे उसमें बीच बीच में। क्या किए इन्होंने? कहा हम इंडिया की कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को एग्री करते हैं, रेटिफाई करते हैं कि इंडिया एक कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेगा, इंडिया एक कॉमनवेल्थ का मेंबर रहा करेगा। ठीक है जी, कॉमनवेल्थ क्या होता है वैसे? कॉमनवेल्थ होता है जो जो ब्रिटेन के जो कॉलोनी हुए थे, ब्रिटेन के कॉलोनीज, समझे क्या कह रहा हूं मैं? जैसे साउथ अफ्रीका, जैसे कीनिया, जैसे श्रीलंका, जैसे बांग्लादेश आज का, चलो उस समय तो ईस्ट पाकिस्तान हो गया, जैसे म्यांमार, जैसे वेस्ट इंडीज, जैसे और क्या रहेगा? बहुत सारे हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह हैं। ठीक है, जैसे केप टाउन, जैसे उस समय केप ऑफ गुड होप है हमारा, सेशेलिस आइलैंड्स है, जैसे सेंट्रल अमेरिका में बहुत सारी कॉलोनीज थी इनकी। तो ये सब ब्रिटेन की क्योंकि कॉलोनीज रहे थे, तो ब्रिटेन इसको अपने राजा के टाइटल में लिखवाता था कि राजा जो है हमारे हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ हैं। कॉमनवेल्थ है ये ब्रिटेन की पूरे विश्व में जितनी भी हमारे जो कॉलोनी है, प्रॉपर्टियां हैं, हम उनको पहली बार बोल रहे हैं कि ब्रिटेन के कॉलोनीज हैं ये, इनको कॉमनवेल्थ नाम देते हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ की बाद में अपनी किटी बनती रही, कॉमनवेल्थ में हिस्सा होने की वजह से ये मतलब नहीं हुआ कि ब्रिटेन के वापस गुलाम हो गए, नहीं, नाम के गुलाम है, बस हम खाली आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, इसलिए बस खाली कि हम एक समय पे आपके गुलाम रहे थे, उसकी इज्जत करते हैं, आपके राजा की इज्जत करते थे एक समय की, बस। ठीक है, अब नहीं। दूसरी चीज, हम नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करते हैं, ये संविधान सभा ने एग्री किया था। नेशनल फ्लैग जो हमारा ट्राई कलर है, जैसा आज हमारा बीच में अशोक चक्र के साथ, उसको हम 47 में रेटिफाई करते हैं। ठीक है जी, हमारे देश का राष्ट्रगान 1950 में उसको अडॉप्ट किया गया कि ये देश का राष्ट्रीय राजगान रहा करेगा। चलो, राजेंद्र प्रसाद जी को इसी संविधान सभा ने 1950 में चुना था देश का पहला राष्ट्रपति। बात समझ में आई कि उस समय के देश के पार्लियामेंट ने नहीं चुना है, देश के पार्लियामेंट और देश की विधानसभाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया पहली बार, जो हम आज की पॉलिटी में देखते हैं। उस समय संविधान सभा ने अपने देश का पहला राष्ट्रपति को चुना था 1950 में। चलो, ये जो फाइनल सेशन था जो हमारी संविधान सभा का, वो खत्म हो गया था 24 जनवरी 1950 को। बस इनका काम खत्म हुआ। पर याद रखना, अभी भी 50 से लेके अप्रैल 52 तक इस बीच में संविधान सभा का कुछ कुछ काम जारी रहे, क्योंकि संविधान बना के उन्होंने छोड़ दिया ना, पर अभी भी एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक इंटरिम पार्लियामेंट के तौर पे उन्होंने अब भी काम किया है। ठीक है, पहला इलेक्शन हमारा पार्लियामेंट का तब हुआ था, ये कहा मई 1952 में। हो गया काम खत्म, गुड, वेरी गुड, आगे हम बढ़ गए। अब हम आगे यहां से शुरू कर रहे हैं कि जब ये संविधान सभा काम कर रही थी, तो ये काम अपने आप से कर रही थी क्या? 300 लोग, सारे लोग बैठ के बातें कर रहे थे आपस में, 299 बातें हो पाती थी? नहीं हो पाती थी। जब बातें करनी होती थी, ये कुछ कुछ कमेटियां बनाते थे, कुछ कमेटियों के अध्यक्ष ये सारे लोग हैं। इनके पास क्या क्या कमेटियां हैं? कमेटियां इनके पास हैं यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन संविधान अपनी कमेटी, और स्टेट्स कमेटी। ये कौन? नेहरू जी के पास। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास स्टीयरिंग कमेटी के संविधान सभा आज के दिन क्या, अगले दिन क्या, अगले उसके बाद क्या, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के संविधान सभा में कौन सी चीज कब पेश होगी, कैसे पेश होगी, कितनी लिखी जाएगी, कितनी ऊंची लिखी जाएगी। चलो, सरदार पटेल जी के पास बड़ी बड़ी कमेटियां, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कौन सा प्रांत मान नहीं रहा है, लाओ बताओ, एडवाइजरी कमेटी, इसके अंदर ही 5 सब कमेटियां हैं। चलो, अंबेडकर जी के पास द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो संविधान लिख रही है। मेन तो गढ़ यहां है, मेन काम तो यहां हो रहा है। अभी इसके बाद भी माइनॉरिटी कमेटी है अपनी, जो पटेल जी के पास जो बहुत सारी जो सब कमेटियां थी, उनमें से देख लो आप। ठीक है जी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, कैसे कैसे आई है। तो फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी को चेयर कौन कर रहे थे? जेबी कृपलानी जी। जो माइनॉरिटीज के लिए सब कमेटी बनी थी, उसको एच सी मुखर्जी देख रहे थे। जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम, उस समय अरुणाचल भी कह लो उसको, एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, उसको देख रहे थे कौन? गोपीनाथ बारदोलोई जी। चलो, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज कौन से वाले? अदर देन दोज इन असम, यानी उसके अलावा असम उस समय बहुत बड़ा एक प्रोविंस था ब्रिटेन की सरकार का,
यहाँ कॉलोनी का, तो उसके उसके अलावा कौन कौन बचे, कोई नागालैंड रह गया होगा पीछे पीछे, कोई इधर का कोई मेघालय रह गया होगा, कोई त्रिपुरा त्रिपुरा रह गया होगा थोड़ा बहुत सा, तो उसको देख रहे थे। उसको तो उन एरियाज की के लिए सब कमेटी बनी थी, उसको देख रहे थे एवी ठक्कर जी। चलो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी, इस कमेटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कमेटी कभी इंडिया का पार्टी नहीं बनी। ये कमेटी कौन से एरिया के लिए है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज, बलोचिस्तान, ब्रिटिश बलोचिस्तान के एरिया के लिए हमने भी कमेटी सोच के रखी थी। पर क्योंकि इसमें मेंबर्स कौन थे, इसमें मेंबर्स जो थे वो थे उस तरफ के बॉर्डर के मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग। तो वो लोग कहें हम क्यों आएंगे तुम्हारे यहाँ, हम आएंगे ही नहीं, हम तो अपनी संविधान सभा में जा रहे हैं। तो हमने कहा जाओ फिर, क्या तुमसे कौन पूछ रहा है, जाओ चलो। तो हमने हटा दिया उनको। चलो, इसके बाद हम आगे चले। जो माइनर कमेटी थोड़ी थोड़ी बची है, क्या क्या? फाइनेंसिंग एंड स्टाफ कमेटी, माइनॉरिटी, चलो कोई बात नहीं। क्रेडेंशियल कमेटी, हाउस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड एड हॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट। तो इनकी भी कमेटी अपनी बन रही है, इनको भी काम करना अपना करने दो, जैसे धीमे धीमे कर रहे हैं। और के बाद ये कमेटी ऑन द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, जो देश में उस समय 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हुआ करते थे। ये सीसीपी नहीं है, मतलब चाइना की पार्टी मत कह देना। चीफ कमिश्नर की प्रोविंस कैसे कैसे? दिल्ली, कूच बिहार और अजमेर मेरवाड़। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसे रीजन रह गए थे जो कि उसमें एक चीफ कमिश्नर देखता था। इसके इनके ऊपर गवर्नर नहीं बैठता था। जैसे आज की तारीख में मान लो एलजी साहब बैठते हैं दिल्ली में, किसी और यूटी में, चाहे लक्षद्वीप हो चाहे चंडीगढ़ हो, तो यहाँ पे एलजी वगैरह एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं। जम्मू कश्मीर है तो इसमें एक आज की तारीख में यूटी के सबसे बड़ा हेड कौन होता है? एलजी होते हैं। तो ऐसे उस समय के जो मान लो को स्पेशल उन्होंने बना रखे थे ब्रिटेन के लोगों ने कि भोपाल एक अलग सा एरिया है, कुछ बिहार अलग सा एरिया है, दिल्ली एक अलग सा एरिया है। तो इनमें बैठ कौन रहा है? चीफ कमिश्नर। तो ठीक है, उन एरियाज के लिए हमने बना दिया। चलो ठीक है। एक्सपर्ट्स कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, के संविधान के अंदर जो फाइनेंशियल प्रोविजन होंगे, पैसे वाली बात होगी, उसको देखने पढ़ने वाली बात कोई सब कमेटी अपनी कर लेगी। माइनॉरिटी कमेटी, लिंग्विस्टिक प्रोविजंस, ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्पेशल कमेटी बन गई जो ड्राफ्ट जो कर रहे हैं अम्बेडकर जी उसको पूरा पढ़ ले, समझ ले। प्रेस गैलरी कमेटी, एड हॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, फिर कमेटी टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, कि इस संविधान, इस जो हमारा भारत की आजादी का जो एक्ट इन्होंने पास किया था ब्रिटेन ने, उसमें क्या गलतियां हैं, उसको रखना है, उसको हटाना है, उसमें कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए कमेटी बना दो एक चुपचाप कि ये कमेटी। अब इस समय याद रखना कि ये जो कमेटियां देख रहे हो ना, इन कमेटी में इनके पास कोई ज्यादा अफसर लोग नहीं है। ये जो लोग हैं, कृपलानी जी हों चाहे कोई पटेल जी हों, लॉयर, सारे के सारे खुद ही पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें ही अपने आप से स्टडी करना है। आज की तारीख में तो आप देखो, कोई अगर कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, कोई स्टैंडिंग कमेटी होती है, तो उसमें कमेटीज में जो जितने मिनिस्टर होते हैं, जितने मेंबर होते हैं, उनके साथ साथ एक एक दो दो अफसर हमेशा रहते हैं जो उनको पढ़ पढ़ के लिख लिख के समझा देते हैं कि साहब ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है, ऐसे करके। यहाँ इस समय कौन है? ज्यादा लोग ही नहीं है। अफसर हमारे जितने थे वो उस समय देश को चलाने में लगे हुए हैं या किसी तरह हेल्प कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके, लेकिन काम जारी है, काम दे दिया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो सबसे भयंकर, जिसके पास रोल मिला हुआ था, जिनको क्या करना है कि संविधान बनाना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो अब इसके लिए इस पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी में 1 2 3 4 5 6 और खुद 7 लोग हैं। चलो जी ठीक है। अब बीएल मित्तर जी की तो तबीयत खराब हो गई थी, इल हेल्थ इनकी बहुत ज्यादा, तो इन्होंने कहा था, इन्होंने अगले साल इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। चलो ठीक है। जब ये चले गए थे तो इनको रिप्लेस किया था एन माधवराव जी ने, ठीक है। फिर खेतान साहब की तो डेथ ही हो गई थी, तो इनको भी फिर रिप्लेस किया गया था। इनको जिसने रिप्लेस किया था, जरा आंसर नाम बताइएगा। तो मोहम्मद सादुल्ला जी, के एम मुंशी जी, एन गोपाल स्वामी अय्यर जी और हमारे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी। तो ये लोग सारे हमारे, इन लोगों ने अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी का अपना काम संभाला। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान बना के पकड़ाया किसको? संविधान सभा को। ये सब संविधान सभा के लोग हैं, अंदर के मेंबर हैं। उन 300 में से ये 7-8 लोग हैं जिनके पास पूरी जिम्मेदारी आई हुई है कि क्या करना है, संविधान बना के देना है। तो इन्होंने पहली बार, ड्राफ्ट कमेटी ने पहली बार जो संविधान लिख के दिया था, इन्होंने 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के भीतर इन्होंने अपना संविधान का पहला ड्राफ्ट लिख के पकड़ा दिया कि लो साहब ये रहा संविधान, डन। तो संविधान सभा ने कहा ये कैसे, मतलब यही है कि तुम पढ़ लो, इसमें बता दो क्या दिक्कत है। तो ऐसे करके हमारा संविधान फाइनली अडॉप्ट तो हो गया था। अब अडॉप्टिंग में रीडिंग हुई, उसकी पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग हुई, अब ये समझाता हूं मैं क्या हुआ। फाइनली संविधान हो गया, ठीक है। संविधान कब हुआ? 26 नवंबर 1949। गुड, समझ में आती है, तो डेट हमें याद ही है। इसमें क्या क्या थे? प्रियम्बल था जो सबसे बाद में ऐड हुआ है, 395 आर्टिकल्स थे इसमें 8 शेड्यूल थे इसमें, जो आज बढ़ के 12 हो गए। चलो ठीक है। अब ये याद रखना
कि संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो खुद अपना काम करने के लिए कुल 141 दिन बैठी रही। उन्होंने कहा पकड़ा दे रहे हैं, अभी लो पढ़ लेना अपने आप से पहली रीडिंग के लिए। अब पहली रीडिंग तो हो गई ना, पहली के बाद तो झगड़ा होगा आगे। अभी तो यहां इन्होंने कहा अभी तो तुमने लिखा है, अभी तो पढ़वा तो दो जरा थोड़ा बहुत। तो अभी हम करवा रहे हैं संविधान का इनैक्टमेंट, आगे आएगा इन्फोर्समेंट। दोनों में फर्क होता है। इनैक्टमेंट होता है मतलब चालू हो जाना, और इन्फोर्समेंट होता है लागू हो जाना। समझ में आई बात? ठीक है। जब इनैक्टमेंट हो रहा है तो आप ये मान के चलो कि 1948 ये आप हो गया नवंबर के अराउंड बात है, ये नवंबर 4 1948। अब ये संविधान सभा, इसमें यहां से लेके 5 दिन 5 डेज इन्होंने किया है फर्स्ट रीडिंग। किसका? उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपने वहां देखा। रीडिंग जो आपने अभी पीछे देखा था कि कुल 6 महीने में इन्होंने पकड़ा दिया पहला ड्राफ्ट। तो आप ये मान के चलो कि पहले 5 दिन लग गए इनको बस खाली पहली रीडिंग करने में कि अरे बाप रे बाप, ऐसा संविधान है, इसमें ये सब इतने सारे आर्टिकल, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इसमें यूनियन सिटीजनशिप, इसमें ये पार्ट 4 पार्ट 5 सब चीजें इसमें आ गई कि हाँ सब आ गई इसमें। अब जब 5 दिन हो गए ना, कई सारे एमपी खड़े हुए, उन्होंने कहा क्या पढ़ा हमने, अभी समझ में नहीं आया कुछ, ये क्या हुआ, बहुत जल्दी जल्दी सब आगे बढ़ गए, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाए, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हमने पहली रीडिंग हमने जनता को भी दी थी, देश की जनता को कि आप टू गिव फीडबैक कि लो आप भी लाओ, बताओ देश के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, राजे रजवाड़े हैं, कोई अगर सर दिनकर राव टाइप के लोग हैं तो वो जरा देख लें, एक बार समझ लें, और इस संविधान में जरा देख के बताएं गलती क्या है, पढ़ लो चलो। फिर इसके बाद शुरू होती है इसके 4 तारीख से 5 दिन हो गए, नवंबर 9/11 1948। ठीक है जी, ओके। फिर 15 नवंबर 15/11 1948 से लेके अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1948, ठीक है, अक्टूबर, अगले मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 11 महीने। अब चली है सेकेंड रीडिंग। लो भैया, अब बताओ, जब बारीकी से एक एक पन्ने की खोल के तह खोल के कि क्या लिख के छोड़ गए, इसमें खाली क्यों है, इसमें जो लिखा है जरा एक बार पढ़ दो दोबारा से, कुछ ऐसा नहीं है बहुत तेज भाग गए आप, समझ में नहीं आ रहा है आदित्य सर, फिर से पढ़ाओ। तो इसका मतलब है कि यहां हुई है सेकेंड रीडिंग इस पूरे टाइमलाइन में। लो साहब, ये वाले टाइमलाइन में हो गई एक कंप्लीट परफेक्ट सेकेंड रीडिंग। इसमें 7,000 से ज्यादा 7,000 प्लस से ज्यादा अमेंडमेंट हो रहे हैं, इसमें डिस्कशंस हो रहे हैं, इसमें पॉइंटर्स लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े इसमें सारे। अब ये समय जो डिस्कशन जो हो रहा है ना, ये संविधान सभा का रिकॉर्डेड है, ये लाइब्रेरी में जो आज पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में मेंशन है कि इस दिन कौन से व्यक्ति ने कौन सी बात बोली थी, क्या बात बोली गई थी, क्या क्रिटिसाइज किया था, क्या तारीफ करी थी, वो सबका सब सारा का सारा रिकॉर्डेड है ये सब सारी की सारी चीजें। ठीक है जी। थर्ड रीडिंग जो हुई है, थर्ड में हमने कहा अब जो होना था, डॉक्टर अंबेडकर जी ने अब वो कहलवा दिया है। इस पूरी सेकंड रीडिंग के दौरान अंबेडकर जी ने सारे आंसर दिए हैं, हर चीज को डिफाइन किया है, बोला गया है, जैसा जैसा आपने चाहा था पूरे संविधान सभा ने वो उस चीज का हर एक बात का खड़े होकर आंसर दिया है। 12-12 घंटे डिबेट चली है, अंबेडकर जी खड़े रहे कि लाओ बताओ, मुझसे पूछो ना, ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैंने किया है। फाइनली द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949। चलो जी, ओके। मतलब संविधान सभा में इस दिन जितने लोग थे सबने दस्तखत कर दिए कि अब पास, जैसा है एज इन इट्स फॉर्म इट इज पास्ड। अब यहीं से मिला है ऑन विच द पीपल ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गिव टू देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान सभा में से 299 जो लोग जो होते थे शुरू के, उनमें से 284 ही उस दिन आ पाए थे। पता नहीं कौन थे वो अनलकी लोग, वो 15 लोग जो इस पर दस्तखत नहीं कर पाए थे। इस संविधान में सबके दस्तखत हैं, पर इन 284 ने ही दस्तखत किया हुआ है। फाइनली संविधान जैसा अडॉप्टेड उस दिन हुआ, उसमें ये फीचर्स थे हमारे। चलो ठीक बात हो गई। प्रियम्बल इन सब के बाद इनैक्ट हुई थी, पूरा जब एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनैक्टेड, तब याद आया ओ भैया प्रियम्बल वो कहां है। तो प्रियम्बल के लिए हमने कहा प्रियम्बल तुम याद करो 4 साल पीछे जाओ, जहां पे हमने 3 साल पहले जब हमने नेहरू जी को सुना था। क्या सुना था? नेहरू जी का, जब हमने ऊपर हमने जो ऑब्जेक्टिव
रेजोल्यूशन होना था, बेस्ट है, परफेक्ट है, वहां पे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस सबकी बात हो गई, वही का वही हो गया। अब आते हैं एनफोर्समेंट पे। पहले था इनैक्टमेंट करना, कि चालू कर दिया है, चाबी बटन की हमने ऑन कर दी है, अब एनफोर्स, अब लागू हो गया है, आज से लागू शुरू संविधान, अब ये रहेगा, अब संविधान अमर है, आजीवित है, अब कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन जो एनफोर्समेंट हुआ है वो 2 महीने बाद हुआ है, 26 नवंबर को नहीं, 26 जनवरी को करेंगे इंप्लीमेंट। लोग पूछ रहे हैं बाकी लोग, मालिक क्यों, क्या वजह हो गई, क्या बात हो गई? तो नेहरू जी ने कहा थोड़ा पीछे जाओ, याद करो, 26 जनवरी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 26 जनवरी को हमने ही, आईएनसी ने ही लाहौर सेशन में, कांग्रेस के लाहौर सेशन में हमने बोला था कि हमको चाहिए 26 जनवरी एज पूर्ण स्वराज डे, समझे? 26 जनवरी 1930 को हमने घोषित कर दिया था कि एक महीने पहले ही 29 के दिसंबर में, 1929 के दिसंबर में हमने बोला था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 की वो एक पूर्ण स्वराज दिवस कहलाई जाएगी। हेंस हम 26 जनवरी 1950 को मनाएंगे। क्या मनाएंगे? संविधान का एनफोर्समेंट होना। हम, क्योंकि हमने हम इस डेट को बहुत ज्यादा याद रखते हैं। हम यहां पे लाहौर सेशन जो हुआ था, तो यहां पे फ्लैग भी होइस्ट हुआ था, फ्लैग होइस्ट हुआ था। ओके, मुझे जरा फ्लैग बताना, कौन सी नदी के तट पे हुआ था? विच रिवर, विच रिवर? किसी नदी के तट पे नेहरू जी ने झंडा अपना फहराया था और बोला था कि अगला आने वाला 26 जनवरी जो है 1930 का, वो एक पूर्ण स्वराज दिवस है, मतलब कि पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये लाहौर सेशन में हमने अपना लिया है। गुड, वेरी गुड। नेहरू जी उस दिन प्रेजेंट थे, हो गया, खूब अच्छा भाषण, फोटो वोटो खींची, बढ़िया लगा। अब संविधान आ गया, फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, आगे डेट हमारी 26 जनवरी 1950। अब ये जब संविधान लागू हुआ तो इस समय के चालू हुए, इस समय जो एक्ट चल रहे थे उनका क्या होगा? रिपील्ड। रिपील्ड माने क्या होता है? डिलीट, डिलीट ये होता है। मतलब कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है, ब्रिटेन का लाया हुआ, ब्रिटेन के पार्लियामेंट का, हमने कहा निरस्त, डन, ओवर, खत्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जिससे संविधान निकला है, हमने कहा डन, ओवर, नहीं चाहिए, हमारा बन गया, अब तो हम खुश हो गए, अब तो हमने अपना बना लिया है। तो जब हमारा बन गया, हमने कहा तुम्हारी क्या जरूरत है, हमारा तो अपना ओरिजिनल है, अब तो ऑथेंटिक है, हमारा इंडियन वाला है। तो हमने कहा ठीक है, अब नहीं चाहिए बाकी हमारा। जो एक इनका दूसरा एक एक्ट था पार्लियामेंट का, वो क्या था? वो था एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949। हमने कहा गुड, ये चलेगा। ये क्या हो रहा है सर? ये हो क्या रहा है मैं बता रहा हूं। आपको याद होगा पिछली क्लास में जब मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोविंशियल कोर्ट होती थी, जो भी प्रोविंशियल, जो निचली अदालतें उस समय होती थी, तो निचली अदालतें जो भी पूरे देश भर में थी ब्रिटेन के अंदर, तो इनसे अपील कहां जाती थी? इनसे अगर कोई अपील जा रही हो कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट जाएगी? नहीं, वो जाती थी प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल, समझे? कहां प्रिवी काउंसिल कहां बैठता है? वाइस रॉय का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, इन लोगों को प्रिवी काउंसिल है। मतलब अगर एक कोर्ट कोई फैसला दे रही है जिसमें जज बैठा है, डिस्ट्रिक्ट जज है, सेशन जज है, जो भी है वो, उसका दिया हुए फैसले को अगर चैलेंज करना है, अगर उसके फैसले को बदलवाना है, पलटवाना है, चैलेंज जो भी करवाना है, वो जा रहा है प्रिवी काउंसिल में। नॉट टू सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा, नॉट टू सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली, नहीं, उस पर नहीं, प्रिवी काउंसिल पे, वाइस रॉय साहब के पास, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जा रहा है कि अरे अच्छा लाओ उसको हम पढ़ेंगे, हम ज्यादा बड़े आदमी, हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जानती कानून, हम जानते कानून। तो ये वो हाल था। तो इसको रिपील करने के लिए, इसको हटाने के लिए हमने एक एक्ट पास किया था। वो क्या था? एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949। हमने कहा ये यस करेक्ट। हमने कहा ये कंटिन्यू रहेगा, ये एक्ट कंटिन्यू रहेगा। मतलब ये एक्ट कंटिन्यू रहेगा मतलब कि ये नहीं चल पाएगा। हाँ बस। अब जब ये संविधान चल रहा था तो संविधान ने थोड़ा समय समझा कहानी क्या हो रही है। इनएक्टमेंट से एनफोर्समेंट के बीच में कुछ समय था, 2 महीने का समय था, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो इस नवंबर से दिसंबर से जनवरी, इसके बीच में ये वाले जो मटेरियल थे संविधान के मटेरियल चालू हो चुके थे। इंजन वॉज रनिंग, इंजन वॉज चालू। इस समय तक गाड़ी की चाबी घुमा के गाड़ी का ड्र एक बार हो चुकी, गाड़ी अभी आगे बढ़ी नहीं है, पर गाड़ी बस एक बार गर्म हो रही है, इंजन चालू हो रहा है। इसमें क्या है? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366,
367 सारी के सारे। तो इसमें ये सारे के सारे वो सारे प्रोविजंस हैं जो क्या कर रहे थे, जो डिनोट करते थे सिटीजनशिप के लिए, जो इलेक्शंस के लिए, या प्रोविजन उस समय की पार्लियामेंट के लिए, या उस समय देश के टेम्पररी और ट्रांजिशन जो जो हमारे प्रोविजन थे उनके लिए। ये वो सारे प्रोविजन थे क्योंकि देश में उस समय भी लोग आ जा रहे थे। ये 1949 का समय चल रहा है, 1950 का समय चल रहा है, देश में सारे के सारे पाकिस्तान से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से पाकिस्तान लोग आ जा रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा कहानी। तो सिटीजनशिप किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किस हाल में मिलेगी, कैसे उसके माता पिता कहाँ के रहने वाले थे जिसको मिल रही है, तो वो सारे प्रोविजन। फिर देश में चुनाव जब होने हैं तो चुनाव होने के लिए ऑलरेडी एक कानून होना चाहिए, वो कानून संविधान ने पहले पकड़ा दिया कि लो साहब ये रहा आर्टिकल 60, 324, 366, लो साहब बन जाएगा, तुम्हारा इलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे करके ये कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारे इन सारे चैप्टरों को डिनोट करते हैं, ये वाले। ठीक है, बन गया हमारा। अब यानी कि हमारा संविधान एक्टिव हो चुका है। जब संविधान एक्टिव हो गया तो संविधान को बनाने वालों की थोड़ी बहुत तो लोगों ने क्रिटिसिज्म दिया। क्या दिया? संविधान बनाने वाले लोगों के लिए बोला गया कि ये जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये संविधान सभा एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। लोग कह रहे थे कि इसमें संविधान सभा में सारे के सारे रिलीजन, इसमें सारे के सारे जितने हमारे कास्ट है, इसमें जितने हमारे सारे जितने लोग बाग हैं, सब लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पा रहे हैं। इसमें कुछ ही सेक्शन के लोग रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें सारे के सारे पार्शियली नॉमिनेटेड हैं। हमने कहा यार अब इसमें क्या करें, ये तो पहले ही बोला था ना, ये तो हमने वैसे ही माना है इसको। पार्शियली नॉमिनेटेड लोग आ रहे हैं इसमें, मतलब नामांकित लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि चुन के आ रहे हैं लोग। चलो ठीक है भैया, अब जैसे कह लो आप इसको। अब लोग कह रहे हैं कि लो साहब ये सॉवरन बॉडी नहीं है। सॉवरन बॉडी क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक मिशन के तहत बनी थी, एक मिशन की स्कीम के तहत। कौन सी मिशन की स्कीम? अभी पीछे पढ़िए, कौन सी वाली स्कीम थी वो, बताना जरा। कि एक मिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही तहत बनी है ये। मतलब ये लोगों ने, इंडियन लोगों ने अपने आप से नहीं बनाई, ये ब्रिटेन ने पकड़ा दी है ऐसे कि ले ले ले, बना लो बना लो बना लो, ये चाहिए बना लो। तो ऐसे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि संविधान सभा जो है वो सॉवरन बॉडी थोड़ी है, वो तो जब उनके अधीन बनी है, उनके अंडर से बनी है, तो कैसा संविधान और क्या संविधान सभा, हम नहीं मान रहे। कितना बेहुदा क्रिटिसिज्म है ये, कितना मतलब बकवास क्रिटिसिज्म है ये, कि कोई हमारे संविधान सभा को बोल रहा है कि वो एक सॉवरन बॉडी नहीं है, जिस बॉडी ने आजाद होते ही पहला काम ही ये बोला कि इंडिया एक सॉवरन कंट्री है और इंडिया के सॉवरन कंट्री के हम एक सॉवरन बॉडी है, पार्लियामेंट के रूप में काम कर रहे हैं। क्या मतलब क्या है ऐसी बात का? चलो खैर छोड़ो, टाइम कंज्यूमिंग है। अब ये संविधान सभा के अंदर के लोगों ने कहा कि इतना समय लगता है संविधान बनाने में, जरा यूएस को देखना है, यूएस को देखो जरा, कितने दिन में बनाया था उन्होंने यूएस का संविधान। वो कहते हैं कि वहां पे कुल 7 से 11 आर्टिकल हैं, इतने ही लिख लेते बस, बहुत है, बाकी तो हमने बनते रहते, बाद में देख लेते। कि इतना समय लगता है, 2 साल 11 महीने, तो ऑलमोस्ट 3 साल लग गए तुम्हें संविधान लागू करवाने में? नहीं, हमने कहा देखो समय लगता है, चीज अच्छे से करते हैं तब ऐसे ही होता है। चलो ठीक है। ये कह रहे थे कि संविधान सभा में कांग्रेस ही कांग्रेस डोमिनेट होती हुई दिख रही है, सो कांग्रेस ही कांग्रेस है, सारे आईएनसी के मेंबर्स हैं। हमने कहा हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि भाई जो पार्टी सबसे ज्यादा जीत रही थी, जो पार्टी सबसे ज्यादा सारी लड़ाइयां लड़ रही थी, पॉलिटिकल बैटल लड़ रही थी, जो पार्टी सबसे ज्यादा, उसके नेता लोग जेल जा रहे थे, कहीं फांसी सजा पे लटके ये सब जा रहे थे, काला पानी सजा हो रही थी, कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो पहले सबसे आगे आईएनसी है। तो जाहिर बात है कि उस संविधान सभा में जिसमें सारे के सारे चुनाव हुए थे, वहां वही लोग जाएंगे, कांग्रेस के लोग। चलो ठीक है, गॉट इट, ये बात सही है। इस संविधान सभा में सारे के सारे लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन हो रहा है। मतलब क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ पे इंजीनियर चाहिए तुम्हें, इसमें संविधान लिखवाने के लिए तुम्हें इंजीनियर चाहिए होते हैं? नहीं, कौन चाहिए होगा? लॉयर चाहिए होगा। संविधान को लागू करवाने के लिए, संविधान जो लोगों का है, वी द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, वो लोगों के लिए कौन चाहिए? नेता लोग चाहिए लोगों के। तो हमने वो तो लेंगे, ये हमने कहा, इससे हमें कोई एतराज नहीं, बात सही है, जो सही है वो सही है। चलो, डोमिनेटेड बाय हिंदूज। अब इसमें हिंदूज वाला जो एंगल है, ये कौन बोल रहा पता है? ये जरा सुनना, जरा किसने बोला है? चर्चिल। चर्चिल कह रहे हैं हाँ जो संविधान सभा है ना, वो वैसी बॉडी नहीं है जो सेक्युलर हो, उसमें सारे के सारे हिंदू ही हिंदू हैं। तो अब ये चर्चिल है वो शख्स जो हमसे कह रहे हैं कि वैसे भी तुम टिकने वाले तो हो नहीं, इंडिया जैसा कंट्री ज्यादा दिन चलेगा नहीं, और संविधान सभा जो है वो खुद भी उसमें सारे हिंदूज हैं। हमने कहा है तो क्या दिक्कत है, हमारे सबके सारे लोग एक साथ हैं, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? उन्होंने कहा होगी, तो हमें क्या, हमने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जाओ अपना काम कर, चलो यहाँ से। तो अब मतलब क्या है कि ये कुछ क्रिटिसिज्म है, जो आप काम करोगे आपको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज हर कोई करेगा। अ गुड पर्सन कैन नॉट बी अ किंग, एंड अ किंग कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी, एंड अ किंग कैन नॉट बी अ गुड पर्सन। याद रखना ये बात। गुड,
अब एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ द कांग्रेस, ये क्या चीज हो गई सर? जब संविधान सभा बनी भी नहीं थी, जुलाई 8 1946, इलेक्शन से पहले, वाइसरॉय ने अभी इलेक्शन भी नहीं करवाए देश में संविधान सभा के लिए, अभी जुलाई 8 1946 को आईएनसी पार्टी ने ही खुद अपने आप से नेहरू जी को अपॉइंट किया था। एक बोला था कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए। एक्सपर्ट कमेटी क्या करेगी? एक्सपर्ट कमेटी एक मटेरियल प्रिपेयर करेगी फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब संविधान सभा जब बने तब बने, ठीक है, पर संविधान सभा का इलेक्शन होने वाला है, संविधान सभा इलेक्शन होने के बाद करेगी क्या? बैठ के एक दूसरे का मुंह देखेंगे क्या? नहीं। तो आप उनके लिए कुछ कामकाज करने का पहले से ही एक एजेंडा बना लो कि ये जब आएंगे संविधान सभा के लोग 300 350 लोग, ये सबके सब मिलके बैठ के जो काम करेंगे वो काम एक्सपर्ट कमेटी पहले ही डिक्लेयर कर चुकी होगी कि आपको ये सब काम करने हैं, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट कमेटी पहले ही इतने ज्यादा आगे लोग सोच रहे थे, तो उस समय लोगों ने सोचा कि लो साहब अभी कर देते हैं, क्या करना है। तो अब उस समय मेंबर कौन? नेहरू जी चेयरपर्सन ऑफ कोर्स, फिर आसफ अली जी, मुंशी जी, गोपाल स्वामी अय्यंगार जी, ठीक है, केटी शाह, डीआर गडगिल, हुमायूं कबीर, के संतनम, ये सबके सब वो लोग हैं जिन्होंने संविधान की बुराई भी करी है, ऐसी बात नहीं है इनमें से। चलो कृष्ण, जो हमारे कृष्ण कृपलानी जी थे, वो उनको वापस से एक्स्ट्रा बुलाया गया कि चल यार आप भी आ जाओ, आप ज्यादा अच्छे आदमी हो, तो आपको मेंबर कन्वीनर बना दिया बॉडी का, चलो ठीक है कर लो। इस कमेटी के 2 सीटिंग हुई, पहली सीटिंग नई दिल्ली में, दूसरी बॉम्बे में। ये डेट जुलाई 20 से 22 1946 और अगस्त 15 से 17 1946। इजी है, इजी है, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। बस इंपॉर्टेंट बात जो बतानी थी बता चुका। बाकी इसके संविधान सभा के अराउंड कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, वो ये रहे। संविधान सभा का जो सील था कितना प्यारा था, अखंड भारत ये बना हुआ है, ये था, और एक हाथी का फ्रंट का फोटो लगा हुआ है सबसे ऊपर सबसे आगे, तो ये संविधान सभा का सिंबल था, सील था। इस हमारे संविधान सभा के जो संविधान के जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे वो कौन थे? वो थे एस.एन. मुखर्जी जी, बड़े आदमी, बड़े लॉयर आदमी, ठीक है। इस संविधान सभा के जो लीगल एडवाइजर थे सर बी.एन. राव, इन्होंने एक और देश का संविधान भी लिखा हुआ है, आंसर, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने कैलीग्राफी करी है, जो आप देखते हो ना ये वाली राइटिंग, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, पता नहीं कैसे लिख पाऊंगा मैं, इस पर लिख भी पाऊंगा कि नहीं। लिखने का ट्राई करूं क्या? लिखने का ट्राई करते हैं, अच्छा ठीक है। जैसे ये क्या लिखा है मैंने? वी लिखा है बस खाली। तो ये वाली जो राइटिंग होती है कैलीग्राफी, ये किए किसने है? प्रेम बिहारी नारायण जायर, ये इनका लंबा चौड़ा नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये कैलीग्राफर थे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने इटैलिक स्टाइल में हैंड रिटन अपने हाथ से इन्होंने हजारों पन्ने लिख डाले। इन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें था वो इन्होंने कहा, और इन्होंने फीस के नाम पे बहुत स्पेशल चीज ली है। पता है क्या है इनकी फीस? क्या थी लिखने की? इन्होंने कहा था मुझे फीस वीस नहीं चाहिए, इन्होंने कहा था मुझे हर पेज के बॉटम में, पेज के बॉटम में बस मेरा नाम छोड़ देना, बस छोटी जगह पे मेरा नाम लिख देना, प्रेम। बस इन्होंने अपना नाम वहां लिखवाया है, हर पन्ने पे इनका नाम है, अलग से आप देखोगे जो आपको संविधान जैसे ही दिखता है, ठीक है। एक पेज है, इस पेज में ये सारा अपने चित्रकारी होती है, ये चित्रकारी है, बीच में टेक्स्ट है, सारी बीच में ये टेक्स्ट है। अभी चित्रकारी है ना, इस चित्रकारी में इस जगह पे यहां पे इनका छोटा सा नाम लिखा हुआ है, प्रेम, हर पन्ने पे। चलो खैर ठीक है, ये हो गया। इसके बाद संविधान तो लिख दिया गया। अब जो प्रेम बिहारी साहब ने लिखा, वो कैलीग्राफर ने, वो तो इंग्लिश में लिख डाला, वो तो इंग्लिश के आदमी थे, बड़े नॉलेजेबल थे। हिंदी समझेगा कौन और समझाएगा कौन, ये बड़ी बात हो गई। तो यहां संविधान में शुरू में कभी भी संविधान सभा ने सोचा कि अभी पहले बना लो, एक बार बना लो, बाद में देख लेंगे, लेकिन समय हो गया थोड़ा सा, 40 साल हो गए। हमने कहा अब तो यार ज्यादा हो गया, लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो हमने क्या किया, एक 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, संविधान को थोड़ा सा अमेंड किया, संशोधित किया, और इसमें हमने एक आर्टिकल डाला, आर्टिकल 394A, जो कि पार्ट 12 में आया, ठीक है, सॉरी पार्ट 22 में आ गया, लास्ट पार्ट में डाल लेंगे, ठीक है। शुरू में था ही नहीं प्रोविजन कुछ भी हिंदी के लिए, लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी को नहीं पढ़ लो, जो पढ़ लो इंग्लिश में है खाली। हमने कहा नहीं चेंज करेंगे इसको। तो जो आर्टिकल आया 394A, उसमें प्रोविजन थे किस चीज के अराउंड? उसमें थे कि राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट, शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज नेम, अंडर हिज अथॉरिटी, कि राष्ट्रपति जी अपनी अथॉरिटी के हैंड से, अपनी अथॉरिटी के दम पे क्या करवाएंगे? पब्लिश करवाएंगे। पब्लिश क्या चीज? पब्लिश कराएंगे ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, संविधान का बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसलेशन पूरा का पूरा, और ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। अभी तक संविधान में इस 58वां अमेंडमेंट ये हुआ है, यानी कि पिछले 57 अमेंडमेंट्स को हिंदी में करो,
उसको सबको हिंदी में करवाओ लिखवाओ। ये राष्ट्रपति के नाम पे हो रहा है। क्या हो रहा है? पब्लिश हो रहा है। क्या? ट्रांसलेशन हो रहा है। अच्छा ठीक है। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड हियर आफ्टर, इसके बाद जो भी होगा, शैल बी construed टू हैव द सेम मीनिंग एंड सेम इफेक्ट एज इन ओरिजिनल टेक्स्ट इन इंग्लिश। मतलब हिंदी में जो हो रहा है उसका भी उतना ही पावर है, उसकी भी उतनी ही फोर्स है जितनी इंग्लिश की होती है। बस समझ में आई? ओके डन। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड हियर आफ्टर, जो भी उसका होगा अमेंडमेंट में, उसमें यह माना जाएगा शैल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पसेस इट्स ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। मतलब कि ट्रांसलेशन जो हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आती भी है तो हम उसका हिंदी रूपांतरण भी उसको उतनी ही ताकत से माना हमेशा मानेंगे। बस ठीक है। अब संविधान जैसा आज है उसको एक बार देख लेते हैं। ये है आपका वो संविधान जैसा आज दिखता है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ए ये बाद में ऐड हुआ है, पार्ट 5, 6, 7, 8 ऐसे करके ऐसे हमें 22 पार्ट सारे आ जाएंगे हमारे। और ये वो आर्टिकल्स है जो इसके अंदर आ रहे हैं। तो पहले हमारे पहले पार्ट में क्या होता है कि देश होगा। क्या देश होगा? देश में क्या है? यूनियन है सारे स्टेटों का मिला के, और यूनियन और उसकी अपनी टेरिटरीज। जैसे क्या उसकी अपनी टेरिटरी क्या होती है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अंडमान, लक्षद्वीप, मिनिकॉय आइलैंड्स ये वाले, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, तो हम इनको बोलते हैं लद्दाख, तो हम इनको बोलते हैं कि यूनियन की अपनी टेरिटरीज है ये। अब यूनियन की टेरिटरी में क्या क्या है? यूनियन खुद है। यूनियन क्या चीज होती है? यूनियन होता है एक जोड़ किसका? सारे स्टेटों का आपस में, हमने वो बना दिया। इसकी यूनियन के अंदर कौन लोग रहते हैं? लोग रहते हैं। लोग जिनके पास नागरिकता है। इन नागरिकों के पास क्या है? कुछ अधिकार है। अधिकार के साथ उन्हें हमें क्या याद दिलवाना है कि सरकार जो उनकी है उनकी अपने मन से है, उनकी अपनी सच्ची सरकार है। अब इन लोगों की अपनी ड्यूटीज भी हैं, इन्हीं लोगों की सिटीजनशिप की इनकी अपनी ड्यूटीज भी हैं। चलो ठीक है। अब जो यूनियन है उसकी सरकार कैसी होगी? जो स्टेट्स हैं उनकी सरकारें कैसी होंगी? स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये कैसे कैसे क्यों स्टेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है जी। द यूटीज सबके बारे में आ जाएगा आगे। चलो ठीक है जी ओके। फिर पंचायत है, फिर 9, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15 ऐसे करके हमारे सारे, चाहे कॉर्पोरेट सोसाइटी हो जाएंगी, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि हमारे पावर फाइनेंशियल जैसे भी हमारे संबंध होंगे, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, सारे के सारे सब कुछ। ठीक है जी। ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ये इंटरकोर्स वो नहीं है जो सोच रहे हो तुम। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, फिर ट्राइब्यूनल्स, फिर इलेक्शंस। देश में इलेक्शन कैसे हो रहे हैं? कौन करवाएगा भैया? कैसे होगा इलेक्शन? चलो ठीक है जी ओके जी, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। आगे गए। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ ऐसे एरिया से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम कुछ स्पेसिफिक उनको प्रोविजन देते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी प्रोविजन, देश में अगर कुछ मार्शल लॉ लगाना हुआ तो, कोई बड़ी आपदा आ गई तो, मिसलेनियस कुछ और छोटा मोटा सोच लेंगे, दूसरी समझ में नहीं आएगी तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कैसे होगा? अगर संविधान को ही छेड़ना है वापस से, कैसे करेंगे? टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, कि जैसे जैसे संविधान उस समय 1949 से लेकर 1951 में चल रहा था, तो इस बीच में कुछ कुछ ट्रांजिशन हो रहा था, कैसे करना था? चलो, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, बाकी सब चीजें। चलो ठीक है। ऐसे करके हमारा संविधान जो है चल गया। चलो ठीक है। इस संविधान के आखिर में कुछ हमने सूचियां बना के रखी है, शेड्यूल्स बना के रखे हैं। शेड्यूल 1 में क्या है? टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, सॉरी टेरिटरीज एंड स्टेट्स। तो ये है याद करने का तरीका, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये ऐसे करके याद हो जाता है कि शेड्यूल 1 में टेरिटरी, सबके नाम, सबके बाउंड्री, सबके एरिया, सबका सब ठीक है। दूसरे में एमोल्यूमेंट्स, किसको कितने कितने पैसे मिल रहे हैं, राष्ट्रपति को, पीएम को, एमपीज को, मिनिस्टर्स को, गवर्नर, स्टेट गवर्नर जो भी होते हैं। ठीक है। एफर्मेशन एंड ओथ, ये लोग शपथ कैसे लेंगे अपनी। राज्यसभा सीट एलोकेशन, राज्यसभा में किस किस स्टेट की कितनी कितनी सीटें हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं या हमारे देश में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जगह हैं जिनको कि राष्ट्रपति घोषित करते हैं कि ये जो एरिया है ये अनुसूचित एरिया है, शेड्यूल्ड, या ये जो ट्राइब है ये एसटी ट्राइब है। ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरियाज कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इनके बारे में हो गया। फिर कुछ ऐसे हमारे एएमटीएम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इसको एएमटीएम से याद रखा जाता है। चलो, इन एरियाज में कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, इनको हम कैसे डील करेंगे? फेडरल लिस्ट हमारी, जिसमें आती है 3 तरह की लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, के यूनियन कौन से कामों पे काम कर सकता है, स्टेट कौन से पे, और दोनों लोग किस किस पे काम कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश की कैसी होगी, लैंड रिफॉर्म्स हमारे देश में, ये शेड्यूल 9 है। शेड्यूल 9 मीन्स हमारे संविधान का ब्लैक होल। जब आगे आगे मैं बता दूंगा। चलो, डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ, शेड्यूल 10। अब शेड्यूल 11 में सारे पंचायत के बारे में सारा का सारा मैटर, कि पंचायत के पास क्या क्या अधिकार है, क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या इनके पास जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। और ऐसे ही इस पंचायत के अलावा जो शहरी एरियाज में जो म्यूनिसपैलिटी होती है, म्यूनिसपैलिटी माने जो शहरी निकाय होते हैं। ठीक है जी ओके।
ऐसे करके हमारा ये तो संविधान के आखिरी में जो जो हमने आखिरी में कुछ पन्ने बना रखे थे, 12 पन्ने, हमने उनको यहां लिख रखा है। हो गया हमारा चैप्टर ओवर। क्या समझा इसमें हमने? इसमें हमने समझा है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, ठीक है, कैसे बनी, कौन लोग, फिर क्या किया इन्होंने, फिर इसके बाद कब तक किया इन्होंने, और कहां तक। समझ में आई बात? ये हमने पढ़ा है आज, कहां तक इनकी पावर है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया खत्म। गुड, अंडरस्टूड। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड नाइट।